अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज इस हफ्ते में बरतानिया, फ्रांस, इंडिया और पाकिस्तान के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मैं आज बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ कि यूके और फ्रांस के ताल्लुकात के हवाले से। फ्रांस और यूके के ताल्लुकात जो हैं पिछले कई अरसे से कशीदा रहे हैं और उसकी वजह ब्रेक्सिट के बाद होने वाले ताल्लुकात पर हैं, उसमें फिश वाटर पे भी है। लेकिन उससे ज़्यादा जो यूके का कंसर्न है वो असाइलम सीकर्स हैं जो कि बोर्ड के जरिए फ्रांस से यूके में दाखिल हो रहे थे। अभी ऋषि सुनाक जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं वो जब गए हैं फ्रांस में, उन्होंने वहाँ पे लैंडमार्क एग्रीमेंट्स किए हैं और उनको काफ़ी फ्रांस को पैसे दिए हैं कि वो अपनी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनिंग सेंटर्स और बनाएं, असाइलम सीकर्स को वहाँ पे जेल में रखने के लिए या सेंटर में रखने के इंतजाम किए जाएँ। इस तरह के बहुत सारे इक़दाम हैं जिससे फ्रांस और यूके के ताल्लुकात में कब किसी हद तक बेहतरी आई है या नरमी आई है। अब फ्रांस के जो यूके के किंग चार्ल्स, उनकी जो एलियाँ हैं, क्वीन जो हैं, ये फ्रांस के 3 रोज़ा दौरे पे इन्होंने जाना था जो कि कैंसिल हो गया। वो कैंसिल इसलिए हुआ कि फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, फ्रांस में जो मुजाहरे हैं उसमें एक वजह जो है वो फ्रांस के एक इलाके में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि वहाँ पर लोग इसलिए मुजाहरे कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर पानी का मसला है कि वहाँ पर वो एक ख़ास ज़मीन पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और जो वो प्रोटेस्ट वाले हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। और उसकी वजह ये कि वहाँ पर खुशहाली का काफ़ी मसला रहा है उस फ्रांस के उन इलाकों में। एक जो मेन स्ट्रीम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो जिसमें पुरतशद्दुद भी हैं, उन्होंने एक आध बिल्डिंग भी जलाई है, लेकिन ज़्यादातर मुजाहरे जो मीडिया के मुताबिक जो हैं पुरअमन रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मुजाहरे हो रहे हैं इनकी डिमांड क्या है? बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं फ्रांस के, उन्होंने एक बिल पास कर किया है और उस बिल पास में जो पेंशन की एज है, जो रिटायरमेंट की एज है, वो इन्होंने 62, अभी फ्रांस में 62 है, फ्रांस में अभी एज जो है वो 62 है, वो उसको बढ़ा के 64 करना चाह रहे थे, जिस पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई कि क्यों बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे नहीं है कि आप अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि लोग ज़्यादा देर तक लोगों को काम करना पड़ेगा और पेंशन की एज, पेंशन अगर उनको मिलती 62 ईयर्स में, अब उनको मिलेगी 64 ईयर्स में। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये होता है ना कि सरकारी लोग जब तक सरकारी मुलाजमत करते हैं तो उनको उसकी मुलाजमत के बाद पेंशन मिलती है या, लेकिन यहाँ के यूके या यूरोप में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप एक पेंशन एज पर आ जाए तो आप रिगार्डलेस आपने प्राइवेट जॉब की है या गवर्नमेंट की जॉब की है, आपको स्टेट आपको पेंशन देती है। पर एज लॉन्ग एज आप उस एज पे आ जाएं तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और साथ दूसरे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें फ्री बसेस होती हैं और फर्दर फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो हो सकती हैं। अब फ्रांस जो है वो उसने ये किया कि उसके सदर ने ये किया कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाने के बजाय अपने प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी को यूज़ करते हुए वो बिल को पास करवा लिया, इसलिए कि उनको पता था कि जो ये अगर बिल पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट से शायद अप्रूव ना हो सके और उसी वजह से वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि फ्रांस के अलावा और कौन कौन से मुल्कों में, यूरोप में क्या क्या पेंशन एज है। मैं पहले अपने मुल्क की बात कर लेता हूँ, यूके की। यूके में जो पेंशन एज है वो है 66 ईयर्स, यानी 66 साल, 66 ईयर्स पे हो जाता है। लेकिन स्पेन और बेल्जियम में ये अभी एज 65 है, लेकिन इसको जो है वो बढ़ाना चाहते हैं स्पेन और बेल्जियम वाले भी। जर्मनी में 65.6 है और नीदरलैंड में 66.8 है। अब पूरे यूरोप में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेंशन एज है अभी वो 66.8 ईयर्स जो है वो नीदरलैंड की है। इटली में भी हॉलैंड से कम है, वो 67 ईयर्स ओल्ड है अगर वो हो जाते हैं तो ये तो फ्रांस की वजह से बात होगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो लंदन में प्रोटेस्ट जो है खालिस्तान, जो सिखों की कम्युनिटी है, मूवमेंट है, वो कर रही है। खालिस्तान एक मूवमेंट है, काफ़ी पुरानी है, 1800 से शुरू हुई हुई है और वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं और वो अक्सर औकात अपने प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने पिछले हफ्ते लंदन में प्रोटेस्ट किया इंडियन हाई कमीशन के सामने, उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक जैसे कहते हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया कि वो जो जितने भी मुजाहिरीन थे वो पहले हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करते रहे और ऐसा वो हाई कमीशन के सामने जो बिल्डिंग में घुस के सेकंड फ्लोर पे जो
हाई कमीशन का बाहर जो झंडा लगा था उसको उतार के उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया, जिस पे जो है ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन हाई कमीशन ने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया और उन्होंने जो है उसका जिम्मेदार जो है यूके की गवर्नमेंट को ठहराया कि यहाँ पे मुनासिब सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया गया था। जिसके बाद 2-3 फॉरेन मिनिस्टर, उसके अलावा स्टेट मिनिस्टर जो हैं लॉर्ड तारिक अहमद जो हैं, ये सब उनके इंडियन हाई कमीशन जाके उन्होंने वहाँ पे उनसे माजरत भी की है और उनको रीअश्योर भी करवाया कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। बस यहाँ तक नहीं हुआ, उसके अलावा फिर क्या हुआ कि इंडियन हाई कमीशन इंडिया में जो यूके का हाई कमीशन है, यानी कि यूके की एम्बेसी जो इंडिया में न्यू दिल्ली में है, वहाँ के सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट को बुला के भी प्रोटेस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड करवाया, फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाया उनको न्यू दिल्ली में और उनको रिकॉर्ड करवाया। उसके अलावा ये भी किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में, जिसे हम यूके की एम्बेसी भी कहते हैं या हाई कमीशन जो है, वहाँ से जो है अपनी सारी सिक्योरिटी जो बाहर जो बैरिकेड्स लगाए हुए जो लोग बैठे हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको सिक्योरिटी दी हुई एम्बेसी को, हाई कमीशन को, वो सारी की सारी सिक्योरिटी उन्होंने वहां से हटा दी और उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि अगर आपने हमारी एम्बेसी को, हमारे हाई कमीशन का लंदन में ख्याल नहीं रखा तो इसके प्रोटेस्ट में हम भी आपकी सारी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। इतना बुरा तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया और मैं कहता हूँ किसी हद तक सही भी रिएक्ट किया होगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हो तो आप में ये करेज होती है। अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को देख लें, वो उनके लोगों को उठाया भी जा रहा है, विदाउट वारंट्स मिसिंग भी हो रहे हैं, FIRs भी कट रही हैं, लेकिन कोई भी जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ नहीं पा रही है। और मैं हैरान हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट हैं, वो इतने एंटी हुए हैं कि उनको ना ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन नजर आ रही हैं, वरना तो हामिद मीर साहब मिसिंग पर्सन की तो बहुत बात किया करते थे, लेकिन अब जो इनका अजम अशवानी जो है वो 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं कि उसको उठा लिया गया है, मिसिंग है, और उस पर हामिद मीर की एक कंडेमनेशन भी नहीं थी आ रही। उस पर तो कोई आपके जो PDM के जर्नलिस्ट हैं वो तो बोलते नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में तो अब 2 तरह के जर्नलिस्ट हो गए ना, या तो PDM की तरफ या इमरान खान की तरफ। जो दरमियान वाली वो लकीर है वो में तो मेरे ख्याल से मुझे एक आध बंदा ही नजर आता है। अभी फिलहाल वो मुबशिर जदी साहब हैं, वो जो है काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, या काशिफ वासी भी किसी हद तक हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो बड़ी क्लियर कट जो है ना लाइन बन गई हुई है कि मैं उस तरफ हूँ उस तरफ हूँ। और यहाँ पे भी PDM भी जो है ना वो जब ये देखें, लिंक कर रहा हूँ मैं आपको इंडिया के साथ कि देखें जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होंगी, तभी आप वो जाके जो है इंडिया तक या इंडिया की इकॉनमी तक आप कम्पीट कर सकते हैं। फिर आप में ये सलाहियत और ताकत है कि आप जो है वो इंग्लैंड जैसे मुल्क के साथ भी आप पंगा ले सकें या उनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होती हैं, आप उसमें देख लें अभी पंजाब में सिखों पे जो है बहुत बुरी तरीके से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट उन पर क्रैकडाउन कर दी है। पूरे पंजाब में अक्सर जगहों पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था, वो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, लोगों को अरेस्ट किया गया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे भी इंडिया में भी पंजाब में ऑलमोस्ट ऐसे ही हो रहा है। और सिखों की जो एक खास कम्युनिटी है उसको जो है गवर्नमेंट बिल्कुल टैकल कर रही है, उनको अरेस्ट भी कर रही है, इंटरनेट भी बंद कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन चूंकि इनकी इकॉनमी स्ट्रांग है इसलिए जो कोई उनके बारे में बोलता नहीं है। और यहाँ पर जो है जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैं यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जब तक ये सारे पॉलिटिशियंस आपस में मिलकर बैठ के फैसला नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं हो सकती है। लेकिन PDM भी देखिए सिर्फ यही चाह रही है, टाइम बाय करना चाह रही है। वो चाह रही है कि 6-8 महीने गुजर जाएं, या तो इमरान खान अलमी को प्यारे हो जाएं, या फिर जो है नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। नए चीफ जस्टिस के बाद वो एंटी इमरान भी सुना है, वो ज़रा उनको उम्मीद है PDM को कि शायद वो इमरान खान की ओर खिंचाई करेंगे और अदलिया की तरफ से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो है जो सदर आरिफ अलवी हैं वो भी इनका भी टेन्योर पूरा हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई इनके अपने सदर मोस्ट लाइकली मौलाना फजल रहमान आ जाएंगे, तो वो वहाँ से भी इनकी जो है खींचतानी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगले साल कहीं जाके ये इलेक्शन करवा लेंगे। इस साल के इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते हैं। और मैं हैरान हूँ कि जो है इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह खुलेआम उन्होंने कह दिया है कि वो जो है बकायदा प्रेस रिलीज में कह दिया है कि वो इलेक्शन अगर हो तो इलेक्शन के लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और उनकी रिकमेंडेशन यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट आर्मी उन्होंने जो है बकायदा पैगाम भिजवा दिया है कि जी के तो आप इलेक्शन करवा कर दिखाएं।
हम नहीं करने देंगे। तो इसमें फिर न्यूट्रलिज्म जो है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती है पाकिस्तान में। और इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी को तो सिर्फ अपने अदारों के मातहत होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इलेक्शन करवाएं तो उनको करवाने चाहिए थे। इतनी फोर्सेज जो हैं वो उन्होंने जो है इधर लगाई हुई हैं इमरान खान के घर के बाहर जो है, अगर इस जमान पार्क के बाहर और पंजाब में ऑपरेशन के खिलाफ इस इतनी ही या शायद इससे कम जो इनको सिक्योरिटी सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए चाहिए हो सकती है। तो ये था मेरा आज का तबसरा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।